सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, उनसे आपकी शिकायतें हो सकती है। कोई उनसे मिलने जाए तो आप उसे हरामी कहते हैं। अच्छा, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूं, आपको भी याद आ जाएगा किसको आपने नहीं, मैं कहा जानता हूं, फिल्म स्टार के बारे में बात जी। कर रहे हैं, वो मशहूर फिल्म स्टार। मशहूर फिल्म स्टार हैं, और आपने कहा था इनको कौन पसंद आता है, वो हरामी नाचने गाने वाला एक्टर, वो पतंग फहरा रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा कब्रिस्तान में, तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता, सलमान रद्दी भी है। अब बताइए, जो एक्टर जिसको पूरे हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत करती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से मिलने चले गए तो आपने इतने सारे प्यारे प्यारे जुमले उनके लिए गए। सर देखिए, जब ये मिलने गए, आपके लिए प्यारे हो सकते, मेरे लिए प्यारे नहीं है सर। मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं, मेरे लिए ये लोग हीरो नहीं हो सकते। मेरे लिए हीरो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया और इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया। ये लोग मेरे लिए हीरो नहीं है। ये पैसे लेकर हीरोगिरी करना अलग बात है। और अगर ये कहना, वो तो अपनी फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास गए थे, और वो सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। अगर वो फिल्म का टैक्स माफ करवाने के लिए गए, कितने चीफ मिनिस्टरों से मिले? सब चीफ मिनिस्टर से मिले थे। नहीं सर, हमारे आंध्रा को आए, ना कई रियासतों को नहीं गए। अच्छा, वो फिल्म फ्लॉप हुई, सुना मैं। फ्लॉप कैसे हो गई सर? अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, आप वो कह रहे हैं कि वो नहीं, अगर इतने प्यारे हीरो हैं आपके, फ्लॉप कैसा हो गई? फ्लॉप क्या उसकी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देंगे आप? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि आपने लोगों से कहा कि ये फिल्म मत देखो। अरे सर, मैं कौन होता हूं किसको बोलने वाला नहीं बोलने वाला? जमहूरियत है, आज हर चीज को कोई। इसी तकरीर में आपने आगे लोगों से ये कहा था कि इसकी फिल्म देखने मत जाओ। सर देखिए, लोग देखें नहीं देखें वो तो आवाम की मर्जी पर मुनसर है। लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। मुझे नहीं मालूम कितने करोड़ का किया सर, मुझे परवाह भी नहीं है कि वो 1000 करोड़ का करे। एक और एक्टर की बात बताता हूं, ये तो आपके हैदराबाद के हैं, चिरंजीवी। उनके बारे में आपने कहा कि अगर हैदराबाद को यूटी बनाया तो तुम्हारी टूटी तोड़ देंगे। वो भी दिखा दीजिए, ये भी सुन लीजिए। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे, तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। इतने बड़े फिल्म स्टार हैं वो, इतनी फॉलोइंग है उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे जिस वक्त आपने ये कहा। अच्छी बात है। देखिए, हैदराबाद के ताल्लुक से चिरंजीवी का जो मौक़िफ़ था, जिंदगी हैदराबाद में गुजारी, प्रॉपर्टीज हैदराबाद में खरीदी और नेक काम भी किए। वो ब्लड बैंक भी चलाते, थोड़ा बहुत काम भी करते, मगर बात ये कह रहे कि नहीं हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दो। मैं उनसे पार्लियामेंट में एक ने 4 मरतबा मिलकर बोला कि देखिए, हैदराबाद का तेलंगाना से जोग्राफिकल कंटिग्यूटी है, आंध्रा से नहीं है, ये मत करिए। तो उल्टा मुझे समझाने लगे, नहीं, आप हैदराबाद ले लीजिए, आप वहाँ पर असेंबली बना देंगे, आप पावर में आ जाएंगे। मतलब भैया, ये हमको इससे शौक नहीं है। जोग्राफिकल कंटिग्यूटी जो है वो हैदराबाद की तेलंगाना से, और हिस्टोरिकली जोग्राफिकल एरिया है। तो ये बड़ी कोशिश कर रहे थे कि रूलिंग पार्टी में थे, कांग्रेस में, कि नहीं तेलंगाना दे दीजिए और हैदराबाद को यूटी बना दीजिए। ये हमने कहा कैसे होगा, ये कई मरतबा जाकर उनको समझाए। तो आप टूटी तोड़ देंगे? टूटी तोड़े नहीं ना सर, टूटी नहीं तोड़े सर, कहाँ तोड़ेंगे? हम तोड़ने वाले नहीं है सर, हम तो मजलूम लोग हैं। आप मजलूम लोग हैं जी सर। आपके अभी इतने सारे मैंने वर्ड सुनाए, कुत्ता, हरामी, जलील, टूटी। बिल्कुल सर, मजलूम है, क्या कर सकते हैं हम लोग?
थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। किसी शायर ने यह भी कहा, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साखी। तो नम होने की जरूरत है। आप नम होइए, आप नम होइए, आप इनकिसारी का मुजाहरा करिए। आप हमको हिंदुस्तान में किराएदार मत समझिए, हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। आप हमको ये मत समझिए कि तू वहां पर ठहर, हम यहां पर ठहरेंगे। ये मिजाज नहीं चलने वाला है, ये मिजाज नहीं चलने इस वाला है। मुल्क का मिजाज तो ये है कि वो शायद कहता है मुल्क नहीं, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा झगड़ा मुल्क से नहीं है, मेरा झगड़ा रजत शर्मा से हो सकता है, मेरा झगड़ा नरेंद्र मोदी से हो सकता है। क्यों झगड़ा होगा? नहीं, मैं मिसाल के तौर पर अभी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया और आप प्रोसिक्यूटर हैं, तो जाहिर है आप और हम बहस कर रहे हैं। तो बहस की बुनियाद पर मैं एक कह रहा हूं, मगर मुल्क से कोई झगड़ा कभी नहीं हो सकता, ना कभी होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे थे कि आप उन लोगों के खिलाफ हैं जो मुल्क को बांटते हैं, सारे लोग इकट्ठे रहना चाहिए। आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो लोग कहते हैं ना, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, 25 करोड़ मुसलमान ये 100 करोड़ आबादी को ठीक कर देंगे। सुनवाऊं वो भी एविडेंस आपको? नहीं, वो तो आप सुनवाई दीजिए, देख लेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा आपको? सुनिए। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। 22 दिसंबर आदिलाबाद की स्पीच है, ये देश को जोड़ने की बात है। अब क्या करेंगे इनके बारे में आप? मैं जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई, उस वक्त कई टीवी चैनल्स मुझसे बात किए, बशमूल आपके भी लोग बात किए थे। मैंने उनसे कहा कि भैया आप मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूँ इस पर आके बहस करने के लिए, मगर होना ये चाहिए कि 1-to-1 डिस्कशन हो। क्योंकि पैनल डिस्कशन में होता क्या है, जैसा आज आप मुझे लाकर बिठा दिए, कम से कम मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस स्पीच के ताल्लुक से, क्योंकि 2 साल का अरसा गुजर चुका है, ये मसला अदालत में ज़ेर दौरान है, और मेरा मानना यह है कि जो अदालत का फैसला आएगा, जाहिर है आपकी इस अदालत से ज़्यादा वो अदालत मुतबरिक है और उनको क़ानून और हिकमत ज़्यादा मालूम। और चौथी बात यह है कि मुझे पूरा भरोसा अदलिया पर है, जिस तरह वरुण गांधी को इंसाफ मिला, कोर्ट से ही मिला, हमको भी उम्मीद है कि अदालत जो है एविडेंस की बुनियाद पर, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर फैसला देगी। मगर मैं जो आपसे पहले इस जो बात कहा था, मैं उस पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह ताला कायम रहूँगा। उस अदालत में जिसमें केस है, उसके जज साहब हैं जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी। नहीं, गलत है, नहीं, ये गलत रिसर्च की गई है। सुनिए, नरसिम्हा रेड्डी साहब का जो इनके पास गए थे हम लोग, क्यों गए थे कि एक जगह पर पूरे केसेस को जमा कर दीजिए। ये हाई कोर्ट के हैं, सुन लीजिए मेरी बात। मसला तो निजामाबाद और निर्मल की अदालत में है, हाई कोर्ट में तो नहीं है मसला ये जी। तो बेंच से उनका ये ओरल ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने बात कही थी, जो उन्होंने कही, बिल्कुल कही थी। ये बीबीसी मगर लेकिन मैं बता तो दूं क्या बात उन्होंने कही थी। हाँ, बिल्कुल कही। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, ये किसी इंडियन, नहीं, इनके पास केस नहीं है, हाई कोर्ट में केस नहीं। मैं मानता हूं उनके पास केस नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा क्या, ये तो जनता सुन ले। बिल्कुल सुनाइए। जस्टिस रेड्डी ने कहा कि मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण यूट्यूब पर देखा है और ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कहा जिस समय अकबरुद्दीन ये भाषण दे रहे थे, उन पर शैतान सवार था। ये जुमला नहीं कहा उन्होंने। सर देखिए, आप और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, इस तरह का जुमला अगर आप इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा अपनी टीम से चेक करवाइए
ओरल ऑब्जर्वेशन था, और अगर कोई अंग्रेजी अखबार ने कैरी किया है उसको सही कैरी किया है, मगर इस तरह का जुमला और ये कहना कि मैंने यूट्यूब पर देखा, गलत है। ये दोनों चीजें इसमें बहुत बड़ी गलत है। एक और उन्होंने नहीं, ये आप मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा उसको मालूम करवा लीजिए। ऑनरेबल जज ने ये ऑब्जर्वेशन नहीं किया। क्या ऑनरेबल जज ने ये कहा था कि अकबरुद्दीन ने ऐसी बातें कही हैं जिनसे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है और देश को चुनौती देने के बराबर है? इसी देश ने आपके पिता और भाई को सांसद बनाया। ये बात उन्होंने कही थी, ये बात, इसी देश ने आपके पिता और भाई को, ये बात बिल्कुल मैं मान रहा हूं। इससे पहले अभी आपने जो कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये तो मैं बीबीसी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, आप कहेंगे तो हम इसको सर, दोबारा चेक करेंगे, लेकिन ये तो उन्होंने कहा था कि इस देश ने आपके पिता और भाई को एमपी बनाया और वो खुद एमएलए हैं। इस तरह की बातें कहना ये जिम्मेदारी की हरकत है? सर, अगर वो फैसला देते हैं, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना मुझे ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। इंतजार करते हैं कोर्ट के फैसले का, इंतजार करते हैं क्या फैसला आता है कोर्ट का। काफी वक्त हो गया, मामला तो पेंडिंग है, पुलिस ने तो अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं की है। सर, ये अब आप इसमें भी मुझे जिम्मेदार बना देंगे क्या? ये तो हद होगी। इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं। आपका खौफ तो होगा। नहीं सर, हमारा देखिए, एक बात अच्छा है, ये सबके सामने बात हो जाए। हर वक्त परवीन तोगाड़िया ने क्या क्या नहीं कहा। कभी परवीन तोगाड़िया को जेल क्या है मालूम? योगी आदित्यनाथ को जेल क्या है कभी मालूम? कभी ये लोग जेल को गए? कभी साक्षी महाराज जेल को गए? साक्षी महाराज तो काफी वक्त जेल में नहीं, वो अलग किस्सों में गए, अलग, अब उस पर तबसरा आप बाद में कर सकते। मगर आप जब बात कर रहे सो कॉल्ड एलिज हेट स्पीच की, हमको ये बात समझ में नहीं आती कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर जब एक केस बुक हुआ, वो लंदन से वापस आए, भागे नहीं, वापस आए, सरेंडर किया, 2 महीने उनको जेल में रहना पड़ा और 2 महीने के बाद उनको बेल हुई। हम ये पूछना चाहते हैं, भाई ये केस चल रहा है, आप सही करें, परवीन तोगाड़िया के ऊपर महाराष्ट्र और हर रियासत में कई केसेस है, गिरफ्तार करने से क्यों डरते भैया? योगी आदित्यनाथ को पकड़ने से क्यों डरते आप क्यों गिरफ्तार नहीं किए महाराष्ट्र के बहुत? सर, आप ये मुझे बता दीजिए कि गिरफ्तार इनको क्यों नहीं करते आप जब 153A, 295A, 120B ये सब कानून है, क्या इसका इतलाक सिर्फ हम पर ही होगा? अब ये मैं अकबरुद्दीन साहब की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये कोई वन ऑफ नहीं था, कोई एक बार उन्होंने कह दिया हो। और भी मेरे पास उदाहरण है। सन 2011 में कुरनूल में एक रैली में उन्होंने एक एमएलए को काफिर कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नसीम मराव को कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज, चोर कहा। जो शख्स बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने में नाकाम हुआ, और बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ मुसलमानों के लिए गम का मसला नहीं, ये तो मुल्क के फाउंडेशंस को कमजोर कर दिया, ये मुल्क के फाउंडेशंस को कमजोर कर दिया। ये गुंडा राज की बेहतरीन मिसाल है। और मैं अपनी पार्लियामेंट में कहा, आपसे भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान में 3 बड़े वाकयात हुए, एक महात्मा गांधी का कत्ल, एक बाबरी मस्जिद की शहादत, और तीसरे गुजरात में कत्लेआम, और चौथे दिल्ली की सड़कों पर सिखों का उनका कत्लेआम। ये 4 ऐसे वाकयात हैं जिससे मुल्क कमजोर हुआ। क्या आप इसको बात को नहीं मानते? बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये वजीर आजम, जो वजीर आजम रहने के बावजूद भी उस बाबरी मस्जिद को आप ना माने, मुतनाज़ा बोले कुछ, मगर हिफाजत करना तो मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दिया गया था। इसीलिए हम नरसिम्हा राव को जिम्मेदार समझते हैं। इसीलिए हमने ना सिर्फ ये कहा, बल्कि हमने ये भी कहा कि इनको भारत रत्न से अवार्ड मत दिया जाए। ये शख्स ने खुली इजाज़त दी तमाम लोगों को नंगा नाच करने की और मुल्क के कानून को उसके धज्जियां उड़ाने की। वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें देश की जनता ने चुना था। मैं आपको फिर से बताता हूं, उनको कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज, ये शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए था। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें जिसने टाडा के नाम पर हजारों बच्चों को जेलों में डाल दिया? कौन से शब्द का इस्तेमाल करें कि बंबई की सरजमीन के ऊपर कत्लेआम हुआ और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आज भी बर्फदान में पड़ी हुई है? वो वजीर आजम थे। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें? क्या आपको मालूम नरसिम्हा राव ने क्या कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के? उन्होंने कहा था कि जो रेडियो पाकिस्तान सुनेगा मैं शीश पिघला के उसके कान में डालूंगा। क्या ये जेब देता किसी चीफ मिनिस्टर को? 1971 में पीवी नरसिम्हा राव ने बात कही थी, ये असेंबली में कहा था। आप एक तरफा बात कर रहे हैं सर। नहीं, आपका रिसर्च जो है सिर्फ एक ही तरफ फोकस है। ठीक है, हम पर इल्जाम है, अपने इल्जाम को डिफेंड कर रहा हूं मैं, मगर
नरसिम्हा राव के ताल्लुक से हमारा ओपिनियन वाज़ेह है। आपके भाई साहब ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया। पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया, पुलिस को नहीं कहा। वो जुमला मुझे अच्छी तरह याद है। वहां पर किसी एक बच्ची की अस्मत रेजी की गई थी, गुंडे गैम्बलिंग का सेंटर चला रहे थे, तमाम बुराइयों का एक मरकज एक इलाका बन चुका था। और अगर पुलिस नहीं करेगी और अगर हम जाकर करते हैं तो बोलेंगे आप अपने हाथ में कानून ले लिए। ये चीजें हैं, इसका असर आप बैकग्राउंड भी थोड़ा देख लीजिए। जुमले आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, हो सकता है कि मैं यहां बैठकर जस्टिफाई भी नहीं कर सकता हूं, मगर उसका पस मंजर भी है। सिर्फ जुमले नहीं, जब भी वो आपके भाई साहब जबान खोलते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में आप भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं मोदी वजीर आजम बन जाएगा। काय का मोदी, कहां का मोदी? आजा हैदराबाद एक मर्तबा बता देंगे। आए ना, वो हैदराबाद आए, एक नहीं 2 मरतबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन में। तो बता दिया आपने। नहीं, हाँ, हम जीत गए। वो 2 मरतबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन कैंपेन की, बड़ी सभा की, बड़ा जलसा किया, हजारों की तादाद में लोग आए। एक नहीं 2 मरतबा हैदराबाद को। उन्होंने कहा कि अडवाणी भागकर इंडिया आ गए। हम तो भाग कर नहीं गए, हम तो यहीं पर हैं। किसी को तो छोड़ दीजिए।